हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। अ, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियो के अंदर मैं पूरा टॉपिक करवाने का प्रयास कर रही हूँ। और उसी टॉपिक में हमारा अगला पॉइंट है पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हमारा टॉपिक है, छोटा ही टॉपिक है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोग बेसिक देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, शब्द किसने दिया था, उसके बारे में, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। और उसके अलावा जितने भी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए होंगे, पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े हुए होंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मैंने आपको होता क्या है वो तो जब मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर पढ़ाए थे तभी बताया था, लेकिन हम लोग वापस से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि अब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को यदि हम परिभाषित करना चाहे तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया कि पर्यावरण में फैक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो पारितंत्र में जो जैविक और अजैविक घटकों से मिला हुआ तंत्र है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें पर्यावरण में या पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों से, अजैविक घटकों से या अजैविक घटकों से मिलकर बना तंत्र, यही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि इकोसिस्टम जो होता है ये पारिस्थितिकी की या इकोलॉजी की क्या होती है, क्रियाशील इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है पारिस्थितिकी तंत्र। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम जीव हैं, कोई भी जीव हैं, तो क्या हम बिना लाइट के या बिना ऑक्सीजन के या बिना वातावरण से इंटरेक्शंस किए हमारा जीना संभव है क्या, नहीं है। इसीलिए जब तक हम अजैविक घटक के साथ अंतरक्रिया नहीं करेंगे तब तक कोई भी क्रिया नहीं होगी, यानी कि कोई भी फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं पारिस्थितिकी की क्रियाशील इकाई। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, वो भी हम किसको बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूं फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, वो कौन है, इकोसिस्टम है। अब दोस्तों पर्यावरण अपने आप को क्या करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है। क्योंकि पर्यावरण में हमें पर्यावरण को क्या करना चाहिए, मतलब नियंत्रित मात्रा में जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए। हम लोग क्या एक बहुत लालची हैं, हम लोगों को एक बार अगर थोड़ा सा बेनिफिट हो गया तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अब सारी की सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाए। तो फिर क्या होता है, पर्यावरण में प्रकृति धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, पर्यावरण का जो है वो संतुलन बिगड़ने लग जाता है। तो दोस्तों प्रकृति अपने आप को क्या करती है, संतुलित करती है, अपने आप को क्या करती है, बैलेंस करती है। जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम बहुत बार देखते हैं जैसे बाढ़ आ जाती है या कोई ऐसी बहुत बड़ी महामारी आ जाती है, जैसे कि अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, कोरोना के बीच में कितने सारे लोगों की डेथ हुई है। तो प्रकृति का अपने आप का खुद का संतुलन होता है जिसके माध्यम से वो अपना संतुलन क्या करती है, बनाए रखती है। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकृति की स्व नियंत्रित, यानी कि सेल्फ कंट्रोल व स्वनियमित इकाई यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट
वो भी हम किसको बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, ई हेकल ने दिया था। या फिर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो राइटर को बोला जाता है। और अगर राइटर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो फिर हमें क्या करना है, आंसर हेकल करना है। तो यहां से बहुत बार आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। एक तो है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम तो आपको पता ही है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो सॉरी, एक तो हमारा है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी जो है वो तो किसने दिया था, ई हेकल ने दिया था। और इकोलॉजी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी, और ये है पारिस्थितिक तंत्र, या इसको हम यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होना, वो इकोलॉजी है और ये इकोसिस्टम है। और ये शब्द दिया था एजी टेंसले ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही एग्जाम का पेपर बनाने वाले का फेवरेट सवाल हम कह सकते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। कितने सारे एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है। अब बात करते हैं इकोटाइप क्या होता है। तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कितना भी छोटे से लगाकर बड़ा तक हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे आसपास का कोई भी छोटा इकोसिस्टम देख ले, और उसका ऐसा भाग जहाँ की सारी वातावरणीय दशाएं एक जैसी हो, वहां पर तापमान है, वहां का दाब है, वहां का जो भी आर्द्रता है, वो सारी की सारी एक समान हो, तो पारिस्थितिकी तंत्र का वह भाग जिसकी वातावरणीय दशाएं एक जैसी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का वह भाग जहां की वातावरणीय दशाएं एक समान हो, इकोटाइप कहलाता है। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब है इकोटोन। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द एजी टेंसले ने दिया था, और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जैसे मैं स्कूल में एक प्रयोगशाला सहायक हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके फेवरेट होते हैं मैडम, तो वो उनसे जाकर मिलते ही मिलते हैं। भले स्कूल में अपना काम नहीं हो तो चलेगा, लेकिन उनसे मिलना उनका बहुत जरूरी होता है। तो इसी प्रकार से एक दो टीचर्स आपके भी ऐसे होंगे स्कूल में या कॉलेज में, जिनसे आप जाके मिलने पर आपको क्या होती, खुशी होती है। इसीलिए जो पेपर सेट करने वाला है उसके भी दिमाग में ये ऐसे क्वेश्चन है जो जब तक क्वेश्चन के उस पेपर में नहीं छप जाए तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से इसका जो ये सेकंड है टॉपिक मैंने पहले ही लगा रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इकोटोन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है इकोटोन। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इकोटोन का मतलब कोई दो अलग अलग पारितंत्र हैं, कोई भी दो अलग अलग पारितंत्र हैं, तो उन दोनों की जो सीमाएं आपस में ओवरलैप कर रही होगी, संक्रमण क्षेत्र जो होगा उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे कई बार आपका कोई भी खेत होता है या आपका घर होता है और पास में क्या होता है, आपके पड़ोसी का घर होता है, तो आपने देखा होगा कि जो वो बॉर्डर होती है ना, वो बॉर्डर पे क्या होती है, हमेशा संक्रमणशील एरिया रहता है, कभी उसकी तरफ से लड़ाई कभी हमारी तरफ से लड़ाई। तो यानी कि वो बहुत ही क्या होता है, अस्थायी क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्रमणशील क्षेत्र बोलते हैं। और यदि हम पारितंत्र की बात करते हैं तो दो पारितंत्रों के बीच का क्षेत्र जो संक्रमणशील क्षेत्र होता है, जहां पर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे गांव वगैरह में या फिर
थोड़े शहर के पास के जो एरिया होते हैं वहाँ तालाब वगैरह होते हैं, तो तालाब में एक जगह पर जलीय इकोसिस्टम होता है जहाँ पानी होती है, मछलियां वगैरह सारा उस जल में रहने वाले जीव होते हैं, और पास में क्या होता है, स्थल होता है, भूमि होती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो क्या होता है, ओवरलैप होता है, जहां पर जीव मतलब दोनों तरफ के जो पारितंत्र के जीव होते हैं वो आ जा सकते हैं, तो वो क्या होता है, संक्रमणशील क्षेत्र होता है। और उस जगह पर क्या होता है, दोनों पारितंत्र के जीव आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर डाइवर्सिटी भी क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। तो इकोसिस्टम आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इकोटोन, तो यहाँ पर पहले परिभाषा लिख देते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें दो ध्यान रखना है। तो दो पारितंत्रों के मध्य का संक्रमणशील क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जहां पर विविधता क्या होती है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, जहां पर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, दोनों की तुलना में, मतलब इधर वाले की भी और दोनों जो जिन पारितंत्रों की हम बात करें तो दोनों की कंपैरिजन में जो ट्रांजिशनल एरिया है, जो संक्रमणशील क्षेत्र है, वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी बना के बता देती हूँ एक, जैसे यहाँ पर बना देती हूँ मैं। जैसे ये आपका तालाब है, बड़ा बनाती हूँ, तालाब बहुत बड़े होते हैं, अपन यहाँ पर अपने पास जगह कम है तो अपन छोटा सा तालाब बना देते हैं। तो ये क्या है, तालाब है, इसका मतलब ये है जलीय परितंत्र, जलीय तंत्र है, और ये क्या है, स्थल है। तो ये क्या है, स्थल पारितंत्र है। स्थल पारितंत्र को मैं सीधे यहाँ पर तंत्र लिख रही हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऐसा क्षेत्र आएगा यहाँ पर जो क्या होगा, ओवरलैप होगा दोनों का, और ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। और इकोटोन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये हमने पारितंत्र के बारे में बेसिक देखा। आगे वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे पारितंत्र के कौन कौन से टाइप होते हैं, पारितंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पादकता, उनके पोषण चक्र जो होते हैं वो पढ़ेंगे, इसके अलावा ऊर्जा का प्रवाह है। तो इकोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर समझ सकते हैं हम लोग, और बहुत आसान भी है। आसानी से अगर हम लोग एक मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़े तो आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक है, और मैं आपको उसी स्टेप से पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से इकोलॉजी वाला चैप्टर समझ में आ जाए। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।